आपको लग रहा है कि ये टर्निंग पॉइंट होगा ये टर्निंग पॉइंट के लिए? है, बिल्कुल, क्योंकि इतना खतरनाक मामला आज के पहले तक कभी नहीं हुआ। जजेस भ्रष्ट होते हैं, बहुत पैसे कमा रहे हैं, लेकिन सब कुछ पर्दे में था, छुपा हुआ था मामला। क्या घनश्याम जी आपको लग रहा है कि ये टर्निंग पॉइंट होने वाला है और आने वाला दिन एक नया इतिहास लिखेगा अगर इस पर जुडिशरी ने कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लिया तो? आपको लग रहा है कि होगा? बिल्कुल, मुझे तो लग रहा है। देखिए ऐसा है, जो देश में जो आक्रोश है सब सुलग रहे हैं, बता दूं आप। बस एक बार कोई एक आगे लीड करने को तैयार हो जाएगा और एक बार जब ये मामला आगे बढ़ेगा, बिगड़ेगा, तो सरकार, न्यायपालिका किसी के बस के नहीं, तो इसको संभाल नहीं पाएंगे और उस समय इनको केवल पछताना पड़ेगा, बता दूं आप ये देख लीजिए कि जब संविधान बना था, जजेस को इतना हाई प्रोडक्शन क्यों दिया गया था? उसमें किसी ने कल्पना नहीं किया था कि हमारे जजेस का जो कि ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, मॉरलिटी इतनी खत्म हो जाएगी। उस समय था कि भाई जो आदमी जज है उसका खुद का अपना एक सिद्धांत वजूद रहेगा, और था लोगों का फल। इस बात नहीं, जब संविधान बना था, कृष्णा अय्यर, पीएन भगवती, आज भी है, हाँ, वहां से भी लोग आए थे। आज भी गिने चुने जजेस हो सकते हैं, नहीं खबर हो सकते हैं, लेकिन जैसे अभी इन्होंने कहा कि जो अगर ड्राइविंग फोर्स केवल पैसा हो जाएगा तब तो कुछ नहीं बचेगा, तब उसमें सिद्धांत, विचारों को और नैतिकता के लिए कोई जगह नहीं है। आज वही हो रहा है। और इसमें कैसा होता है कि सरकार के ऊपर, सरकार के लोग अगर करते हैं तो न्यायपालिका उस पर रोक लगा सकती थी, ईमानदारी से काम करती तो सुधर सकता था चीजें। कि जब न्यायपालिका ऐसा करना शुरू करेगी तो फिर पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट, बाकी लोग कौन रोकेगा, बताइए आप। स्थिति ऐसी आ गई है कि यहाँ करप्शन करने में, देश को लूटने में, ये सरकार में बैठे लोग किसी भी पार्टी के रहे। ऐसा भी हो सकता है नहीं, बहुत बड़े कॉन्स्पिरेसी का हो कि यशवंत वर्मा के यहाँ नोट दिलवा दो और उनको फंसा दो। हो सकता है कि ऐसा तो नहीं हो रहा है कि सारे लोग मिलकर के यशवंत वर्मा की बात को सुन नहीं रहे हैं। देखिए, मैं आपकी बात और भी मान लेता हूँ। तो जैसे नीलेश जी ने बोला था, अगर यशवंत वर्मा अगर ईमानदार होते, सबसे पहले जाकर FIR करवाते, इन्वेस्टिगेशन भागते नहीं। दूसरी बात, अगर कोई उनको फंसा सकता था इतने लेवल पे, इतने बड़े लेवल पे कौन फंसा सकता है? एक सिटिंग जज के, हाईकोर्ट के जज को घर में, जो कि उसके परिवार के साथ में वहां रह रहा है, तो उसकी भी एक व्यवस्था होती है। हाईकोर्ट के जज कोई वॉचमैन नहीं है, वो उसकी व्यवस्था होती है। वो अकेले कभी नहीं रहता है, कहीं भी जाता है तो अकेले नहीं रहता, प्रोटोकॉल होता है। घर पे रहे, बाहर रहे, कहीं भी जावे। ऐसे में अगर उसके घर पे इस तरह से पैसा प्लांट करके और बाद में फायर लगा करके देश को दिखा दे रहे, ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी होती है हाईकोर्ट के जज को फंसाना। तो इसमें किस लेवल के लोग इन्वॉल्व होंगे, सोचिए। ऐसा अगर हुआ होगा, सुपीरियर जजेस होंगे, सुपीरियर जजेस, या तो इसमें पार्लियामेंट में या राजनेता, बड़े लेवल कोई राजनेता इन्वॉल्व होगा, जिसका कि सब कंट्रोल कर, सब पे, जिसका सब जगह मतलब इतनी पकड़ होगी। तो अगर इतने लोग इन्वॉल्व होते तो वर्मा पे जेल क्यों नहीं जाते? तो आदमी FIR भी करवाता ना। करेक्ट। अगर इतना बड़ा इन्वॉल्वमेंट अगर होता है इनको फंसाने में, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, उसका पर्पस सर हो गया, इनको जेल भेजता। सब उसके साथ में खड़े रहते। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर एक भी अगर पहलू हम मानते हैं कि चलो उनको फंसाने का भी चांसेस हो सकता है, कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, तो इसका भी तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ना, कि भैया किसने इतने लेवल पर काम किया। अगर ऐसा होगा तो न्यायपालिका सेफ कैसे रहेगी? तो उसको दंडित किया जाए। इन्वेस्टिगेट तो हो रहा है, जज को लाने वालों नहीं तो कंप्लेंट करने की। विधायिका और जुडिशरी दोनों अपना साख गंवा रही है ना। विधायिका जो कानून बनाने वाले हैं, पॉलिटिशियंस, वो भी साख गंवा रहे हैं। आप भी गंवा नहीं रहे हैं, मैं तो इतना कह रहा हूँ कि ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, समझे ना। हाँ, बता दो क्या है इसमें, कहीं न कहीं दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। देखिए, ये बताया ना कि अकेले यशवंत वर्मा का काम नहीं है, और ये मामला किसी पार्टी का नहीं है, ये भी सरकार में उसको काम करना है, दोनों मिलकर के। इसमें देखिए पूरा एक लिंक, जब चेन निकलेगा तो बड़ी बड़ी हस्तियां इसमें आएंगी। इसमें बहुत सारे सिटिंग जज आएंगे। इसमें देखिए क्या होता है, बहुत सारे रिटायर्ड जजेस आ सकते हैं, पॉलिटिशियन बड़े लेवल पे आएंगे। बता दूं, इसके लिए इसकी लिपापोती की जा रही है। इसमें केवल ये जो कल बताया, रिपोर्ट आपने सबमिट किया, क्या किया, उसके बाद क्या किया, रिपोर्ट सबमिट होगा, सरकार भी क्या फैसला ले रही है। अगर कंकरेंट फाइंडिंग, दो कमेटी की फाइंडिंग हो गई, अब आपके लिए बचा क्या है? लॉ में रिक्वायरमेंट क्या बताइए? FIR करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट लॉ में? एक केस तो ऐसा है इसमें चार्ज फ्रेम करने का केस है, उसको डिस्चार्ज नहीं, कोई बेल नहीं मिलेगा, एडमिशन का केस है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज की कमेटी फाइंडिंग दे रही है कि ही इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट,
ये पैसा उसके घर में था और उस पैसे के उसका ही पैसा था और उसके पास में एक्सप्लेनेशन नहीं था पैसा कहां से आया। अब ये देने के बाद में अगर पुलिस ये कहती है कि हम सोचेंगे, देखेंगे, दाल अभी मेरी गर्म हो रही है, खाना बन रहा है मेरा, मेरी बीवी का फोन आ गया, मैं जा रहा हूं उधर, तो ये बेवकूफ तुम कितना बनाओगे पब्लिक को? अभी सारा हिसाब देना पड़ेगा। रुको जरा। और ये सीजेपी का आंदोलन कुछ भी नहीं था। आंदोलन कैसा रहता ना, अभी देखना। मैं वो नारा है ना, अभी अपना जेएनजी लॉयर एसोसिएशन का नारा है, तुम देखोगे अपनी आंखों से, हमारे इलाकों से देखते जाओ अभी। और ऐसा नहीं है हमारा। इसमें बचने का रास्ता क्या है? सरकार के पास बचने का क्या है? किसके पास? सरकार चाहेगी कि हाँ ये हो। अरे छोड़ दे, ये तो कह रहे हैं कि सरकार वो दोनों मिलकर। देखिए मैं बता रहा हूँ सरकार के पास बता दो, अब ऐसी हालत में सरकार सबसे बड़ी दोषी मानी जाएगी। क्यों बता दो आपको? सरकार का मतलब सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और उसके बाद जो उसकी कंसर्न मिनिस्ट्री है, जो उसके कंट्रोल में है क्या कि वहाँ का जो लोकल पुलिस स्टेशन है उसका एसएचओ जाकर के कर सकता है एफआईआर? हाँ बिल्कुल। अरे भैया देखिए, जब यहाँ पे सीबीआई ईडी हाथ डालने की हिम्मत नहीं करे, एसएचओ क्या करे? उसकी क्या औकात है? आराम से कर सकता है। लेकिन ये देखिए आपको, सरकार की अगर मंशा सही है, नियत सही है, तो उनको आज देखिए उनके सामने जो एक समस्या थी चीफ जस्टिस से परमिशन लेने की, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिए कवच घेर लिया था, आज फ्री हैंड है। आज भी उनको वो चीज नहीं है। दूसरी बात मिली थी, दूसरी बात ये देखिए, चलो न्यायपालिका में बैठे लोग, उनका आदमी है, उनकी कोटरी है, उनका भाईचारे का रिश्ता है, वो नहीं चाहते हैं। तुम्हारी क्या मजबूरी है भाई? तुम्हारी क्या व्यवस्था है? तुम क्यों नहीं एफआईआर कर रहे हो? तुम इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करवा रहे हो? अच्छा अरुण बाबू ये बताइए, आप एक मिनट। हाँ, ये जो अभी उपाध्याय जी ने जो स्टेटमेंट दिया, इनके पिटीशन में भी ये पॉइंट था, इनके पहले इंटरव्यू में भी ये पॉइंट था, और इसी पॉइंट पे उपाध्याय जी को सपोर्ट करने वाला स्टेटमेंट कल सीनियर काउंसिल इंदिरा जय सिंह ने भी दिया। उन्होंने कहा कि अभी रिटायर्ड हो गया है ना, रिजाइन कर, रिटायर्ड नहीं, रिजाइन किया है, रिजाइन किया, उसकी सारी इम्यूनिटी खत्म हो गई अभी। एक उसके एडिशन सिब्बल जी ने बोल रहे हैं कुछ? नहीं, सिब्बल जी तो जी ने एक मिनट, मनु सिंह भी नहीं, कोई विषय नहीं चल। हाँ, दूसरा जो के वीरा स्वामी में जो प्रोटेक्शन था ना, कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ सीजीआई के परमिशन के बगैर कोई एफआईआर नहीं होगी, वो प्रोटेक्शन हट चुका है, उसका लॉ है। तो स्टैट्यूटरीली जो नया अमेंडमेंट आ गया है ना बीएनएसएस का, उसके ऊपर मैं केस लॉ वगैरह भी दे दूंगा कि उसमें बहुत क्लियर है, नया एफआईआर का जो प्रोसीजर है वो नया चलेगा। क्योंकि क्या है, खाना सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था देखो SC/ST एक्ट में, तो उसमें थोड़ा सा उसको डाइल्यूट कर दिया था, तो उन्होंने नया अमेंडमेंट कर दिया। तो जब नया अमेंडमेंट आता है तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट वो स्टैट्यूटोरियली ओवररूल हो जाता है। तो अब सेम अभी BNSS आ गया है, तो BNSS को ओवररूल करने वाला अभी जजमेंट आया नहीं है, या फिर नया, और नया ये लॉ ला नहीं सकता है सुप्रीम कोर्ट। इसके लिए बहुत लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो है ही, लेकिन लैंडमार्क जजमेंट है शारगंदर सिंह चौहान का, जस्टिस गांगुली, जस्टिस GS सिंह वाला, वो सारा कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह सब कोट करके लिखा है कि जो CRPC की प्रोविजन है रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर की, उसको बाईपास करने के लिए अगर कोई भी आरोपी को बचाने का प्रोविजन करेगा कि डायरेक्ट एफआईआर नहीं होने देगा, तो वो संस्था, वो अधिकारी 10 लाख रुपए कॉस्ट लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने, सब कोर्ट करके। और तीसरी चीज, के वीरा स्वामी में भी और ये सुभाष अग्रवाल के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने 50 बार क्लियर किया है, जजेस आर पब्लिक सर्वेंट, उनको कोई एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन नहीं है। नहीं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि एक नॉर्मल SHO जो उनके पेरिफेरी में आ रहा है, उनके क्षेत्र में, वो चले जाए, अगर उनका दिमाग खराब हो जाए, मारो CT और ED, वही बता, मैं FIR करूंगा, कर सकता है ना वो? अरे इसमें क्या हुआ था फिर, जस्टिस निर्मल यादव के केस में क्या हुआ? ब्राइब का पैसा लेके आदमी पहुंच गया। ये और बात है कि आपकी दिल्ली पुलिस करेगी। एक मिनट, नहीं सुनो, मैं उस पर आ रहा हूँ। ब्राइब का पैसा लेके कहाँ पहुंचा? जस्टिस निर्मलजीत कौर के घर। वो आपने बताया, हो गया। अब होने के बाद में उन्होंने इन्फॉर्म किया लोकल पुलिस को, लोकल पुलिस ने प्रोसिक्यूशन स्टार्ट किया, और बाद में फिर फॉर्मेलिटी कंप्लीट किया। तो ये फॉर्मेलिटी कंप्लीट करना ऑब्लिगेशन ऑफ, जो प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर इज ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट। अगर पुलिस ऑफिसर ऐसा नहीं करता है, टाइम पास करता है, तो उसके ऊपर कंटेम्प्ट होता है ललिता कुमारी के हिसाब से।
उसके ऊपर आईपीसी 218 में जो भी नए बीएनएस के सेक्शन है 256 वगैरह जो भी बीएनएस के, तो मैं ट्रेन तक जा रहा हूँ एक सर। मिनट एक मिनट, हाँ। तो ये कार्रवाई होती है। मैं आपको और एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। रमन लाल में बिना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परमिशन के हाईकोर्ट जज पे एफआईआर का ऑर्डर किया मजिस्ट्रेट ने, मजिस्ट्रेट के डेग और कंप्लेंट था वकील। तो अगर उपाध्याय जी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पहुंच जाते हैं, वो केस लॉ दिखाते हैं या कोई भी वकील पहुंचता है, तो मजिस्ट्रेट को बाउंड है एफआईआर का ऑर्डर करना। और उसको चैलेंज किया था हाईकोर्ट जज ने। वो जजमेंट रमनलाल वर्सेस स्टेट 2001 CRLJ 800, तो ये जजमेंट है। वो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर हाईकोर्ट ने भी अपील किया, सुप्रीम कोर्ट में भी SLP डिसमिस हुई, तो लॉ ऑलरेडी सेटल्ड है। इसका मतलब